प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अलंकार की बात को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी अलंकार की परिभाषा की बात की, शाब्दिक अर्थ की बात की, अलंकार के जो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, उनकी बात की। और उसके बाद हमने शब्दालंकार शुरू किए थे और शब्दालंकारों में हमने बात की थी कल अनुप्रास और उसके 3 भेदों की बात की थी। आज हम उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत अनुप्रास से ही करते हैं। अनुप्रास में आपको याद होगा कि कल मैंने 3 जो भेद बताए, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो उनमें आज हम जब आगे बात करते हैं तो एक उदाहरण जो है वो आपके सामने मैंने रखा है और उदाहरण आप देख रहे हैं। ये उदाहरण है कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये देखिए एक एग्जाम्पल है, ये बिहारी जी का दोहा है और इसमें आप देख रहे हैं कि त जो वर्ण है उसकी 6 बार लगातार आवृत्ति है, यानी कि त वर्ण का लगातार 7 बार प्रयोग हुआ है और इन सभी शब्दों के अंत में त व्यंजन का जो है वो प्रयोग हुआ है। तो त व्यंजन की लगातार आवृत्ति होने के कारण या 6 बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार है। कल मैंने आपको बताया था कि वृत्यानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर आगे इसी एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो पाएंगे ये जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के शुरू में ये 2 शब्द आप देखिए, इन 2 शब्दों पर आप गौर कीजिए। तो एक शब्द है भरे और दूसरा जो शब्द है वो है भोन, भौन। ये भवन कह लो और भौन कह लो। तो ये भय है और ये भऊ है, दोनों में जो व्यंजन है वो आपका भ है और इस प्रकार से भ वर्ण की 1 बार आवृत्ति होने के कारण हम यहाँ कह सकते हैं कि इस पंक्ति में छेकानुप्रास अलंकार है। अब बात रह गई तीसरे अलंकार की और तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा जो हमारा भेद है अनुप्रास अलंकार का, वो है हमारा अंत्यानुप्रास। देखिए ये आज मैं अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में गया और वहां जाकर मैंने प्रयास किया वीडियो बनाने का, परंतु जो तकनीकी उपकरण हैं उन उपकरणों के अभाव में जो वॉइस है वो ज़्यादा क्लियर नहीं आई। इस कारण आज मैंने दूसरा जो एक ऑप्शन है उसका सहारा लिया है आप लोगों को समझाने के लिए और इस अलंकार विषय को आगे चलाने के लिए। बहुत जल्दी जो आवश्यक उपकरण है उनका प्रबंध करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आवाज़ है वो भी क्लियर आए और हम बड़े बोर्ड पर ही अपना कार्य जो है वो कर पाएँ। ये अंत्यानुप्रास है। देखिए इसमें आधा नय और त है। इस आधे नय को आप अ के ऊपर भी रख सकते हैं और इस त को आप यहाँ इधर भी आप कर सकते हैं। तो ये अंत्यानुप्रास है। आपको बात समझ में आ रही होगी कि अंत्यानुप्रास जो है वो अंत और जमा अनुप्रास बना है, अंत्यानुप्रास। अभी आपने संधि की थी तो उसी हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। अंत्यानुप्रास यहाँ कहाँ है? अंत्यानुप्रास यहाँ पर है। कल मैंने आपको याद होगा कि आपको बात बताई थी कि प्रथम जो पंक्ति है, प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ आप देख रहे हैं। मैंने बताया आपको कि कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात। तो ये जो शब्द है मैं पूरा शब्द आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये लजियात शब्द है, ठीक है। और दूसरी जो पंक्ति है उसका अंतिम जो शब्द है वो है बात। हमने जो नियम की बात की थी अंत्यानुप्रास की वो ये थी कि प्रथम पंक्ति के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण एंड वो क्या है? त। दूसरी पंक्ति के अंतिम शब्द के अंतिम वर्ण से मेल खाता हो, यानी कि ये दोनों एक समान होने चाहिए। और इसके साथ ही जो दूसरी बात थी, दूसरी जो इसकी टर्म थी, दूसरा जो इसकी शर्त थी वो ये थी कि अंतिम शब्द से पहले वर्ण का स्वर
ये यहाँ जो है आपको पता है कि ये आ लिखा हुआ है, यानी कि य और जमा आ। और इसी प्रकार से बात में भी आप समझ सकते हैं, बात में भी क्या है, ब और जमा में आ। तो ये आपस में आ से आ मिल गया और त से त मिल गया, अतः यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। अब देखिए होता क्या है कि अनुप्रास अलंकार कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मुझे भी जो है ये अलंकार क्लियर नहीं था छोटी क्लासेज में, और मैं परेशान होता था कि अनुप्रास की आखिर शर्त क्या है। गलती क्या है कि हम टीचर्स जो हैं इस अलंकार को कम महत्वपूर्ण मान के, या यू कैन से कि बहुत आसान मान करके और इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते, और इसी कारण से ये अलंकार हमारी समझ में कम आता है, या फिर यूँ मान लेते हैं कि आ गया है और फिर हम इसके संबंध में गलती कर बैठते हैं। आगे हम अपनी बात को लेकर के चलते हैं, और हम अगला जो अलंकार है वो है हमारे पास श्लेष। अब श्लेष जो अलंकार है, दूसरा इसका भाई हमारे साथ यमक है, तो यहाँ आप गौर करेंगे श्लेष और यमक जो ये दो अलंकार हैं, इनमें ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि ये दोनों अलंकार लगभग ऐसा माना जाता है, या मुझे ऐसा लगता है कि दो भाई हैं ये दोनों भाई हैं। और मेरे साथ क्या दिक्कत होती थी कि मैं श्लेष की जगह यमक कर देता, यमक की जगह श्लेष कर देता, क्योंकि परिभाषा जो है वो जैसे तैसे जो है कहीं गाइड वाइड से हमने रटी थी, और वो जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, बुकिश जो परिभाषा होती है, वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी कठिन होती है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो परिभाषा, जो डेफिनेशन हो, वो एक सामान्य लैंग्वेज में, सामान्य शब्दों में, आसान जो है भाषा में जो है वो बनाई जाए, ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों ही अलंकार, चाहे श्लेष है चाहे यमक है, और चाहे आपका अनुप्रास हमने कल किया था, हमने उसका शाब्दिक अर्थ लिया है। और शाब्दिक अर्थ से फ़ायदा क्या होता है कि शाब्दिक अर्थ से चीज़ जो है वो हमारी समझ में जल्दी आती है। यहाँ लिखा हुआ मैंने चिपकना या चिपका होना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना या चिपका होना। अर्थात मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकलता है, इधर आप गौर करेंगे जब आगे जा कर के, तो मैं पहले आपको एक सामान्य सी बात ये बता देता हूँ। ये एक शब्द आया और एक शब्द के साथ जो है ये पहला अर्थ चिपक गया, ये इसका दूसरा अर्थ चिपक गया, ये आपका श्लेष अलंकार है। ये इसकी खास बात है। परिभाषा हम देखते हैं इसकी। देखिए, जब किसी पंक्ति में किसी शब्द विशेष का केवल एक बार प्रयोग होने पर भी उसके एक से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। प्रयोग एक बार ध्यान रखेंगे, और अर्थ जो है उसके एक से अधिक निकलेंगे, तो वहाँ जो है आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार। अब यहाँ आप देख रहे हैं पट शब्द को मैंने गोलदारा किया हुआ है, और उसके दो मीनिंग भी जो है वो आपके सामने मैंने लिखने का प्रयास किया है। पहला मीनिंग आप देखेंगे तो वो आप देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला मीनिंग जो है वो है वस्त्र। पहला मीनिंग वस्त्र है, दूसरा मीनिंग दरवाज़ा है। पहला मीनिंग वस्त्र, दूसरा मीनिंग दरवाज़ा। मंगन माने भिखारी, देखी माने देखकर, भिखारी को देखकर। कुछ लोग तो क्या करते हैं, वस्त्र देने का कार्य करते हैं, और कुछ लोग जो कंजूस होते हैं मेरे जैसे, वो अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो मंगन को देखी पट देत बार बार, तो शब्द ऐसा कौन सा है जिसमें वो श्लेष का चमत्कार है? वो शब्द आपका पट है, प और ट। पट, पट माने दो मीनिंग हो गए। पहला क्या हो गया बेटा, वस्त्र, और दूसरा हो गया हमारा दरवाज़ा। तो वस्त्र और दरवाज़ा, इस कारण से एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने के कारण, या एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होने और उसके अर्थ जो हैं एक से अधिक निकलने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, ये है आपका दूसरा उदाहरण। पी, ये पी का मतलब प्रिय। तुम्हारी मुखवास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। इधर ये देखिए आप, पी तुम्हारी मुखवास तरंग आज बौरे भौरे सहकार।
पी माने बताया प्रिय। हे प्रिय, तुम्हारे मुख की सुंदरता की लहरों के कारण या तुम्हारे मुख के सौंदर्य के कारण आज क्या हुआ, भंवरे भंवरे सहकार, एक भंवरा और एक सहकार। भंवरा आपको पता है जो एक कीट पतंग होता है उसको हम भंवरा बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है सहकार। सहकार जो है ये होता है जी आम का पेड़, आम का पेड़ या आम का वृक्ष, ठीक है। और ये मैंने बताया भंवरा। भंवरे शब्द के दो अर्थ लिखे हुए हैं। ये पहला अर्थ है मंजरी आना, दूसरा अर्थ लिखा हुआ है बावला होना। यानी कि जो आम का पेड़ है इसके संदर्भ में क्या है, मंजरी आना, और जो भंवरा है उसके संदर्भ में क्या है, बावला होना। यानी कि तुम्हारे मुख के सौंदर्य के कारण या तुम्हारे मुख के अनुपम सौंदर्य के कारण जो भंवरा है वो पागल हो गया है, बावला हो गया है, और जो आम का पेड़ है उसके ऊपर मंजरी आ गई है या उसके ऊपर बोर आ गया है। या आप समझ सकते हैं कि आम के पेड़ के ऊपर फूल नहीं आते कभी भी, उसके ऊपर बूर आता है, उसके ऊपर मंजरी आती है। तो वो मंजरी आना जो है वो सकारात्मक है। सकारात्मक इसलिए है कि मंजरी आने के बाद ही आम के वृक्ष के ऊपर जो है वो आम लगने वाले हैं, फल लगने वाले हैं, ठीक है। ये चमत्कार हुआ श्लेष का। आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं और हम चलते हैं सीधे जो है यमक भाई के पास। ये है हमारा यमक अलंकार। शब्द अर्थ देखिए, ये है जोड़ा। जोड़ा इसका शब्द अर्थ है, जोड़ा। परिभाषा हम देखें तो जब किसी पंक्ति में किसी शब्द विशेष का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हों, ये देखिए आप, प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखने से पहले बल्कि ये बात फिर कोशिश करिए समझने की, ये और ये हूबहू मान लिया दूसरा आ गया, तो ये और ये शब्द ये भी वही है और शब्द वो भी ये भी वही है, लेकिन यहाँ अलग अर्थ निकलता है और यहाँ अलग अर्थ निकलता है। ये यमक का चमत्कार है। श्लेष से उल्टा हो गया। श्लेष में शब्द एक बार, अर्थ उसके दो निकल गए, एक अर्थ ये एक अर्थ ये, जबकि यमक में क्या है, शब्द जो है वो सेम दो बार आ जाएगा और दोनों बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाएगा, ये दूसरा अर्थ हो जाएगा। ये खासियत है। उदाहरण देखिए आप, ये पिटा हुआ सा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा बादलों की घटा, का घमंड घटा, घमंड घटा में अनुप्रास भी आप कर देंगे। घमंड घटा, घटा का मतलब यहाँ क्या है, ये है माइनस, यानी कि कम होना, कम हो गया है। शब्द घटा दोनों बार, लेकिन एक बार बादलों की और एक बार कम होना, दिन रात का अंतर है दोनों में। अगला उदाहरण है, जल जो ना होता तो जग जाता जल। जल जो ना होता जग जाता जल, दोनों जो शब्द हैं एक बार शुरू में आया है, एक बार अंत में आया है। जल जो ना होता तो जग जाता जल, यानी कि पानी नहीं होता तो जो संसार है वो जल जाता, संसार जल जाता। जल जो है शुरू में पानी है और बाद में जो जल आया है वो जलना जो क्रिया होती है उसकी धातु है, उसकी रूट है, उसका मूल है। तो पानी नहीं होता तो संसार जल जाता। और सामान्य सा उदाहरण आपने तो सुना होगा कि सपना ने एक सपना देखा। अब सपना ने सपना देखा, पहला सपना जो है वो नाम है किसी का और दूसरा जो सपना आया है वो ड्रीम है। अगला उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, ये यहाँ है। सजना है, ये सजना जो है वो क्या है, वो है श्रृंगार करना, श्रृंगार करना, ओके। और दूसरा जो सजना है वो हो सकता है आपका स्वामी या
पति या प्रिय। शब्द एक, अर्थ निकल गए एक से, शब्द एक प्रयोग हुआ एक से अधिक बार और अर्थ निकला हर बार अलग अलग। अगला उदाहरण देखिए आप, ये है बड़ा थोड़ा सा उदाहरण। सारंग ले सारंग चली, सारंग ले, सारंग मतलब दीपक दिया, सारंग चली और चल पड़ी। कर सारंग की ओट, अपने जो उसके पास दुपट्टा था, जो ओढ़ना था उसकी ओट करके, उसकी आड़ करके, कि सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, रास्ते में सारंग मिला, तूफान आ गया रास्ते में तो कर गया सारंग चोट। ट और ट, ओट और चोट, ये ओ ये ट अंत्यानुप्रास। और साथ में याद रखेंगे कि यहाँ यमक अलंकार का भी बहुत सुंदर ये उदाहरण हो गया है। ये देखिए हमने और भी उदाहरण बहुत से मिल जाएंगे आपको, आप किसी पुस्तक में देखेंगे तो बहुत से उदाहरण आपको नज़र आएंगे यमक अलंकार के भी, श्लेष के भी। एक बहुत सा सामान्य सा उदाहरण है, मैं गया गया, मैं गया गया। गया आपको पता है कि गया एक जगह का नाम है बिहार में, एंड सेकंड जो गया है मैं गया गया, वो क्रिया है, यानी इंग्लिश क्या बनाएंगे, आई वेंट टू गया। ऐसा ऐसा विच कैन नॉट सा, ठीक है। और शाम भई पर शाम ना आए, श्याम बिना क्यों श्याम सुहाए। व्याकुल मन हर शाम से पूछे, शाम भई पर शाम ना आए। आप समझ सकते हैं, दो शाम आ रही हैं बार बार, एक शाम इवनिंग संध्या सांझ है और एक शाम जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए आया है। और बहुत से उदाहरण आते हैं, भेजी थी जो आपने पहुंची वो पहुंचे तक नहीं पहुंची, कोई कमबख्त आ पहुंची नहाने जब मैं पहुंची, उठाकर ले गई पहुंची इधर पहुंची उधर पहुंची, भेजी थी जो आपने पहुंची वो पहुंचे तक नहीं पहुंची। एक शब्द का प्रयोग अलग अलग बार अनेक बार हुआ हो, प्रत्येक बार उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा हो, तो वहाँ आपका यमक अलंकार हो जाता है। तो हमने आज बात कर ली, एक उदाहरण किया था हमने अनुप्रास अलंकार का बड़ा उदाहरण, एक दोहा बिहारी जी का, और उसके बाद हमने श्लेष अलंकार की बात कर ली, उसके बाद हमने यमक की बात कर ली। मुझे भी विश्वास है कि आपको ये डेफिनेटली जो है समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे किसी तीसरे तरीके से, बेटर तरीके से जो है आपके सामने बाकी जो भेद हैं वो, चाहे हम उपमा की बात करेंगे, उपमा के साथ साथ उत्प्रेक्षा है, रूपक है, व्यतिरेक है, अनन्वय है, उन अलंकारों की बात करेंगे। और उनको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कोई अच्छा उपकरण जो है हमारे पास हो, जिसमें आवाज़ भी क्लियर हो और राइटिंग भी साफ स्पष्ट दिखाई दे। शुक्रिया।